हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे फैली हुई नली में अगर ब्लॉकेज हो, यानी डिफ्यूजली डिजीज अगर हार्ट की नली का ब्लॉकेज हो, तो वैसे में क्या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या रिजल्ट्स कैसे आएंगे और क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती है डिफ्यूजली डिजीज़ अगर नली में ब्लॉकेजेस हो तो इस बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजली डिजीज़ कोरोनरी वेसल्स काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में, जहाँ पूरी नली में लंबे लंबे ब्लॉकेजेस होते हैं और ऐसे केसेस में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग हर एंजियोप्लास्टी को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्त का एंजियोप्लास्टी हुआ तो उसको रीब्लॉकेज नहीं आया, मेरे को क्यों रीब्लॉकेज आ गया, या मेरे दोस्त को तो एंजियोप्लास्टी में एक नली में एक ही स्टेंट डाला था, मुझे क्यों दो स्टेंट लग रहे हैं। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए इस एंजियोप्लास्टी के इश्यूज़ से रिलेटेड हमने मल्टीपल टॉपिक्स किए हैं। बाइफर्केशन लेजन्स क्या होते हैं, सीटीओ क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम सेपरेट करके अलग अलग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि सारी एंजियोप्लास्टी सेम नहीं होती, सब में रिजल्ट सेम नहीं होते, सब में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस जो होता है वो सेम नहीं होता। इसमें क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डिफ्यूजली डिजीज़ यानी फैली हुई नली में अगर ब्लॉकेज हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उस बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, उस कंटेंट को आप सब्सक्राइब करके उसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अगर नली में फैली हुई बीमारी हो या डिफ्यूज डिजीज़ हो तो वैसे केसेस में एंजियोप्लास्टी में क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस बारे में बात करेंगे। एंजियोप्लास्टी बेसिकली क्या है? अगर किसी को हृदय की नली में कोई ब्लॉकेज है या कचरा वहाँ पे जम गया है, दीवार की दोनों सतह पर अगर कचरा जमा हो गया जिसकी वजह से नली के अंदर का सरफेस कम हो गया हो, नली में ब्लड के बहने के लिए या खून के प्रवाह के लिए स्पेस अगर कम हो गया हो, तो वहाँ पे हम एक स्टेंट लगाते हैं जो कि एक मेटल की जाली होती है। पुराने ज़माने में जैसे बॉल पॉइंट पेन की रिफिल में स्प्रिंग होती थी वैसा होता है, हालांकि ये उससे काफ़ी महीन और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है। इसको हम एक बलून के ऊपर ये चिपकाया हुआ होता है, तो बलून को हम ले जाके जब अंदर पोजीशन करते हैं ब्लॉकेज के क्रॉस, तो फिर बलून को फुला देते हैं हाई प्रेशर डायलेटर से, स्टेंट दोनों साइड पे चिपक जाता है और फिर बलून को हम बाहर निकाल देते हैं, स्टेंट वहाँ पे रह जाता है। ये जो ब्लॉकेज है या कचरे को दोनों साइड पर क्रश कर देता है, वहाँ पे चिपका देता है ताकि वो नली के अंदर ना घुस पाए और ब्लड के फ्लो के लिए अच्छे से जगह उत्पन्न हो पाए। यानी जो नॉर्मल 80-90% से ज़्यादा ब्लॉकेज अगर किसी को होता है तो उसको कम किया जा सकता है, इससे 10 या 0% पर लाया जा सकता है। कचरा बाहर नहीं निकल जाता, साइड पर क्रश हो जाता है। अब इसमें डिफ्यूज डिजीज़ का मतलब क्या है? डिफ्यूज डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर नली में ब्लॉकेज 20 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, यानी एक लेवल पर ब्लॉकेज अगर कंटिन्यूसली फैला हुआ है, कोई नॉर्मल सेगमेंट नहीं है बीच में, तो उसे डिफ्यूज डिजीज़ बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि नॉर्मली हम जब स्टेंट डालते हैं तो नॉर्मल टू नॉर्मल सेगमेंट पर स्टेंट लगाते हैं, यानी एक नॉर्मल जगह से दूसरे नॉर्मल जगह पर बीच में ब्लॉकेज को कवर करके हम स्टेंट करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे हमारा ब्लॉकेज खत्म हो रहा है उसके 3 मिलीमीटर आगे और 3 मिलीमीटर पहले का पोर्शन को हम स्टेंट से कवर करते हैं, मेडिकेटेड स्टेंट से, तभी वो ज़्यादा अच्छा असर करता है। पर डिफ्यूज डिजीज़ का मतलब ये कि ब्लॉकेज ही इतना लंबा है कि हमें लंबे स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्टेंट्स की भी ज़रूरत कई बार पड़ सकती है। फैली हुई बीमारी अगर हो तो ऑब्वियसली अगर आपका ब्लॉकेज 10 मिलीमीटर का है तो आप 15 से 16 मिलीमीटर का स्टेंट यूज़ करेंगे। अगर आपका ब्लॉकेज 20 मिलीमीटर का है तो 25 से 26 मिलीमीटर का स्टेंट यूज़ करेंगे। दोनों साइड यानी 3-3 मिलीमीटर का मार्जिन रखना है। अगर आपका ब्लॉकेज 35-40 मिलीमीटर का है तो आपको 45-48 मिलीमीटर का स्टेंट रखना पड़ेगा। अगर 48 मिलीमीटर से भी ज़्यादा लंबा ब्लॉकेज है तो फिर वो एक स्टेंट से कवर नहीं होगा, तो फिर उसमें हमें 2 स्टेंट रखना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में कभी कभी एक नली में भी 2 स्टेंट, और कभी कभी बहुत लंबा ब्लॉकेज हो, पूरी फैली हुई बीमारी हो, या कोई कारण से अगर लंबा स्टेंट, क्योंकि लंबा स्टेंट फ्लेक्सिबल कम होता है तो नली में इतनी इजीली उतर नहीं पाता है, तो कई बार एक ही नली में 2 या 3 स्टेंट्स भी लगाने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना लंबा ब्लॉकेज है, कितनी फैली हुई बीमारी है और कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेंट हम उसमें एंट्री कर पा रहे हैं। कुछ और टेक्निकल कारण भी होते हैं कि कई बार जैसे नली का कहीं पे साइज़ चौड़ा है, कहीं बड़ा है, तो सेम साइज़ का स्टेंट आप दोनों जगह कवर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कारण भी होते हैं। तो वो सब के वजह से भी कई बार
स्टेंट्स एक से ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं। पर ओवरली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर 40 या 48 मिलीमीटर से ज़्यादा का ब्लॉकेज लेंथ है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज डिजीज की कैटेगरी में आएगा और उसमें कई बार एक से ज़्यादा स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उतने लंबे स्टेंट्स 48 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा स्टेंट कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। एक कंपनी सिर्फ 54 मिलीमीटर का टेपर्ड स्टेंट बनाती है, पर लेकिन वो बहुत कम केसेस में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके भी कुछ टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली जितना लंबा स्टेंट होते जाएगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, जितना लंबा लेंथ ऑफ स्टेंट यूज होगा उतना रीब्लॉकेज के चांस बढ़ते जाएंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ते जाएंगे। इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि नली जो है वो टेपर्ड साइज़ की होती है। नली एक कंटिन्यूस मेटल की ट्यूब जैसी नहीं होती कि जिसका डायमीटर हर जगह 3 मिलीमीटर तो 3 ही रहेगा, वैसा नहीं होता। नली का ऊपर का हिस्सा में नली ज़्यादा चौड़ी होती है, नीचे पतली होती जाती है। अब स्टेंट तो उस तरह से ज़्यादातर बनाए नहीं जाते कि कहीं पे 3 की कहीं पे 2.5 की। वैसे टेपर्ड स्टेंट्स मैंने कहा कि एक कंपनी बनाती है जो 54 वाला मिलीमीटर का स्टेंट बनाती है, वो एक इंडियन कंपनी है, वो बनाती है। लेकिन वो टेपर्ड स्टेंट्स के भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसलिए वो यूज़ नहीं होते। पर रेगुलर स्टेंट्स का क्या है कि पूरा 3 मिलीमीटर का है या 2.5 मिलीमीटर का है या 3.5 मिलीमीटर का है तो वो सेम लेंथ ही रहेगा। तो जितना लंबा ब्लॉकेज होते जाएगा उतना उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ते जाता है, क्योंकि नली की चौड़ाई भी कहीं कम कहीं ज़्यादा रहती है, ऊपर ज़्यादा चौड़ी रहती है, नीचे कम चौड़ी रहती है। तो एक ही स्टेंट का ऊपर नीचे दोनों लेवल्स पर दीवार से प्रॉपरली अपोज हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार इसमें ऐसा हमें करना पड़ता है कि नीचे वाली लेवल पर के हिसाब से स्टेंट को साइजिंग करके ऊपर वाली सतह को हाई प्रेशर बलून से पोस्ट डायलेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा चौड़ा स्टेंट अगर लगाते हैं तो वो नीचे की नली में जहाँ नली ऑटोमेटिकली पतली है वहाँ पे अगर हम चौड़ा स्टेंट लगाते हैं यानी 3 के बदले 4 मिलीमीटर का स्टेंट लगाते हैं तो नली फट जाएगी। तो इसलिए डिफ्यूजली डिजीज़ अगर किसी की नलियाँ हो तो उसमें एंजियोप्लास्टी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं। वहाँ स्टेंट को दीवार से प्रॉपरली चिपका पाना थोड़ा टेक्निकली मुश्किल होता है, लंबे स्टेंट्स बहुत यूज़ करने पड़ते हैं, रीब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है, नली में एज डिसेक्शंस का चांस बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म वैसे लोगों को प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा लेयर ऑफ स्टेंट आपको यूज़ करना पड़ रहा है, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ स्टेंट आपको यूज़ करना पड़ रहा है, उतना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ते चले जाता है। इस तरह के पेशेंट्स में इवन बाईपास सर्जरी भी आप करेंगे तो भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। हर कोई ट्रीटमेंट अगर एक फोकल जगह पे ब्लॉकेज हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। फैले हुए ब्लॉकेजेस हो, पूरी नली ही अगर ख़राब है, खासकर अगर किसी नली में कोई नॉर्मल सेगमेंट है ही नहीं, जैसे बिल्कुल डिफ्यूजली डिजीज डायबिटिक वेसल जिसे बोलते हैं, वैसी नलियाँ अगर हो तो उसमें चाहे आप एंजियोप्लास्टी करें चाहे बाईपास सर्जरी करें तो आपको दोनों में ही रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। दोनों में ही लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेजेस का चांस रेगुलर स्टेंट से ज़्यादा होगा। रेगुलर एंजियोप्लास्टी में मान के चला जाता है कि एवरेज 5 to 7% रीब्लॉकेज का चांस होता है। 2 स्टेंट या 3 स्टेंट हम यूज़ करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस मे बी 10 to 15% तक भी जा सकता है। तो जितना ज़्यादा स्टेंट्स आप यूज़ करोगे, जितने ज़्यादा लेंथ ऑफ स्टेंट्स आप यूज़ करोगे, उतना रीब्लॉकेज का चांस बढ़ते जाता है। अगर आप ओवर साइज नहीं कर रहे हो तो ब्लॉकेज का लेंथ ज़्यादा है और आपने लंबा स्टेंट यूज़ किया तो ठीक है। अगर आपने टेक्निकल कारणों की वजह से, कोई चीज़ों की वजह से आपने 2 ब्लॉकेज को कवर करने की वजह से अगर लॉन्ग स्टेंट यूज़ किया है तो फिर उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर फैली हुई बीमारी है तो वैसे केस में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। ऐसे केसेस में रिजल्ट्स को इम्प्रूवाइज़ करने के लिए हम कई बार इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग यूज़ करते हैं, जैसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये दोनों टेक्निक से हम हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस की लेंथ को प्रॉपरली असेस करते हैं कि ब्लॉकेजेस कितने लंबे हैं और वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हमें स्टेंट करना है। एक्चुअल डायमीटर कितना है ये भी असेस करने में मदद मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल हम स्टेंट का साइजिंग ऐसे करते हैं कि ऊपर में नली 3 साढ़े 3 की है, नीचे का सरफेस लगभग 2.5 पौने 3 का है, तो उसके हिसाब से हम स्टेंट का साइजिंग करते हैं। पर अगर पूरी नली ही अगर ख़राब है और पूरी नली ही आपको पतली दिख रही है तो आपको एग्जैक्ट अंदाज नहीं होगा कि किस साइज़ का स्टेंट यूज़ करें। ज़्यादा चौड़ा स्टेंट यूज़ करेंगे तो भी दिक्कत आएगी और ज़्यादा पतला स्टेंट यूज़ करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो वैसे केसेस में एग्जैक्ट साइजिंग के लिए भी ये इंट्राकार्डियक इमेजिंग हमारी मदद करता है कि नली का एक्चुअल डायमीटर कितना है, कितना कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है, कितना प्लाक का बर्डन है, कहाँ तक हमें स्टेंट यूज़ करना है, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है। इसमें एक स्पेशली डिज़ाइन अल्ट्रासाउंड का या OCT का प्रोब होता है जो हम एंजियोप्लास्टी के वायर के ऊपर ही थ्रेड करके अंदर लेके जाते हैं और उससे एक स्पेशली डिज़ाइन मशीन होती है जो हमें इमेज देती है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं और उसके हिसाब से हम आगे कैसे प्लास्टिक करना है, कितने साइज़ का स्टेंट यूज़ करना है, कितने स्टेंट यूज़ करना है, ये सारे चीज़ों का हमें पता चलता है उसमें। उसके हिसाब से फिर हम एंजियोप्लास्टी को प्लान करते हैं। लंबे नलियों के ब्लॉकेज में, डिफ्यूज डिजीज़ वाले पेशेंट्स में नलियों में क्रैक पड़ने का चांस, नलियों में डिसेक्शन होने का चांस, नलियों के फटने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी नली फैली हुई बीमारी होगी उतना उसका अंदर का लेयर्स जो है डिफ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा।
वो नली की इलास्टिसिटी ख़राब हो जाएगी, उतना स्टेंट से वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। स्टेंट जब हम लगाएंगे तो नली इलास्टिक होनी चाहिए, स्टेंट को पकड़ना चाहिए। अगर डिजीज़ की वजह से नली रिजिड हो गई है, हार्ड हो गई है, तो नली के फटने का चांस, क्रैक होने का चांस बढ़ जाता है। इसी वजह से अगर हम स्टेंट की एजेस को या जो स्टेंट पे इस पॉइंट पे चालू या ख़त्म करते हैं, वो पॉइंट को अगर हम ब्लॉकेज वाले पोर्शन में अगर छोड़ देते हैं, या यानी वो पॉइंट्स को अगर हम जहाँ पे नॉर्मल सेगमेंट है वहाँ तक अगर एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये एरिया में नली का नेचर ठीक नहीं होता। और वो एरिया में अगर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है, तो लॉन्ग टर्म उसी जगह पे नया ब्लॉकेज क्रिएट होने का चांस बढ़ जाता है। वो एरिया में क्रैक पड़ने का चांस बढ़ जाता है, वो एरिया में स्टेंट के क्लॉट होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में हमें अगर लंबा ब्लॉकेज अगर होता है तो आईवस या ओसीटी गाइडेड हम प्लास्टिक करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। ब्लॉकेज को हम एंड टू एंड पूरा अच्छे से अगर कवर करें, प्रॉपर साइजिंग करके करें, तो रिजल्ट्स फिर भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम अनगाइडेड वे में या सिंपल अंदाज से जो हम रेगुलर एंजियोप्लास्टी करते हैं, अगर हम वैसे एंजियोप्लास्टी करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा इसमें टेक्निकल डिटेल्स में आपके लिए समझना उतना ज़रूरी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि अगर किसी नली में फैली हुई बीमारी हो, लंबा ब्लॉकेज हो, तो वैसे केसेस में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, बहुत लॉन्ग स्टेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होता है। और इसमें अगर इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग गाइडेड अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रिजल्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे आते हैं। ऐसे नलियों में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस, क्रैक होने का चांस, नली के फटने का चांस, ये सब भी ज़्यादा रहता है। तो वैसे केसेस में अगर ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी या ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एंजियोप्लास्टी करें तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। ऑब्वियसली खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म अच्छे आ सकते हैं। रीब्लॉकेजेस का चांस डिफ्यूजली डिजीज वेसल में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर वेसल्स। आज के टॉपिक में हमने बात की डिफ्यूजली डिजीज्ड वेसल्स के बारे में। ये एक टेक्निकली टफ एंजियोप्लास्टी की कैटेगरी में आता है, जिसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। अगर वैसे केसेस में मल्टीपल स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, लंबे लंबे स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम आपको मान के चलना है कि लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होगा। आप इसको वैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि दूसरे पेशेंट में 2% का रीब्लॉकेज आया, हमारे पेशेंट में क्यों रीब्लॉकेज आ गया। तो वैसे छोटे या सिंपल ब्लॉकेजेस जो हैं वो रीब्लॉकेज का चांस कम रहता है, उसमें लॉन्ग ब्लॉकेजेस रहते हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। हालांकि ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े इस तरह के कंटेंट के लिए। नहीं तो आपको कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, तो आपके पेशेंट्स को मैनेज करना मुश्किल होगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में लिखकर हमें बताइए। हम उन्हें कमेंट को फॉलो करने का और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।